हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हेलो हाय, मैं हूं किरण शर्मा, आपकी विलेज वाली टीचर। कल हमने बुद्धि का कंसेप्ट शुरू किया था, कुछ बेसिक जानकारी ले ली थी कि बुद्धि क्या होती है। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो पीछे जाके आप कल वाली वीडियो देख सकते हैं। तो कल एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए बुद्धि के बारे में। तो बुद्धि क्या है? शुरुआत में सबसे पहले बुद्धि को ना शक्ति माना जाता था, यानी बुद्धि एक ऐसी पावर है जिससे हम किसी भी काम को आसानी से समझकर कर सकते हैं। जब तक शक्ति मनोविज्ञान चलता था तब तक बुद्धि को पावर माना जाता था। और फिर बाद में यूनान काल आया। यूनान काल में क्या माना जाने लगा? यूनान काल में बुद्धि को बुद्धि नाम दे दिया गया कि नहीं, इसे हम पावर नहीं कह सकते, ये बुद्धि होती है। तभी से ही हम बुद्धि को बुद्धि पढ़ते आ रहे, इंटेलिजेंस मान रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? बुद्धि हमने पढ़ा कि बुद्धि जन्मजात होती है, ये वातावरण से इफेक्टेड तो होती है, लेकिन 90% साइकोलॉजिस्ट ने ये माना कि बुद्धि है वो हमें जन्म से मिलती है। जैसे हमारे माता पिता होंगे वैसी ही बुद्धि हमारे अंदर होगी। वातावरण का इफेक्ट पड़ता तो है, लेकिन इतना नहीं जितना हेरिडिटी जितना प्रभावित करती है इंटेलिजेंस को। तो कल हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी, टर्मन के बारे में भी पढ़ा था, स्पीयरमैन के बारे में भी पढ़ा था और प्रिंटर के बारे में भी पढ़ा था। तीनों साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जो हमारी बुद्धि है, जो हमारी इंटेलिजेंस है, उसका जो डेवलपमेंट है ना, वो जन्म से लेकर मध्य किशोरावस्था तक हो जाता है। कि जितनी बुद्धि का विकास होना शुरू होता है वो उतना मध्य किशोरावस्था तक हो जाता है। हर साइकोलॉजिस्ट का यही कहना है कि किशोरावस्था के बाद बुद्धि का विकास नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है उसमें मैच्योरिटी आती चली जाती है। तो कल हमने कुछ बेसिक बातों के बारे में चर्चा की थी कि हमने ये तो जान लिया था कि बुद्धि क्या है। ठीक है, अब आज हम ये जानेंगे कि बुद्धि क्या नहीं है, किसे हम बुद्धि नहीं कह सकते। तो 4 बातें हैं कि बुद्धि क्या नहीं है। ठीक है, बुद्धि ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? इंटेलिजेंस को हम नॉलेज क्यों नहीं मानते? क्योंकि नॉलेज हम एनवायरनमेंट में रहकर गेन करते हैं, सीखते हैं, लेकिन बुद्धि हमें जन्मजात मिलती है। दूसरा क्या है? बुद्धि प्रतिभा नहीं है, टैलेंट नहीं है। इसी तरह टैलेंट भी हम एनवायरनमेंट में रहकर सीखते हैं। किसी भी काम को करने की कला हम एनवायरनमेंट में ही सीखते हैं। नहीं तो अगर ऐसा होता तो जन्म से ही बच्चा बिना सीखे कुछ एरोप्लेन उड़ाने लगता, साइकिल चलाने लगता, जबकि ऐसा नहीं होता, बुद्धि जन्मजात होती है। फिर तीसरा है बुद्धि कौशल नहीं है। ठीक है, बुद्धि कौशल नहीं है, स्किल नहीं है। स्किल किसी भी काम को हम बार बार कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं उस चीज़ की, तो फिर कोई भी काम में हमें निपुणता आती जाती है, प्रोफिशिएंसी आती जाती है। जैसे कोई डॉक्टर बार बार सर्जरी करता है, बार बार ऑपरेशन करता है, तो एक दिन उसमें स्किल आ जाती है। वो स्किल कब डेवलपमेंट हुई? वो वातावरण में रहकर उसने सीखा। लेकिन बुद्धि क्या नहीं है? हम क्या नहीं कह सकते? बुद्धि कौशल नहीं है। फिर क्या है? बुद्धि मेमोरी नहीं है, स्मृति नहीं है। बुद्धि को हम मेमोरी भी नहीं मान सकते। नहीं तो पैदा होते ही जन्मजात बच्चे में भी बहुत सारा नॉलेज होता, बहुत सारी बातें उसके दिमाग में याद होती, जबकि ऐसा नहीं होता। तो शुरू में बच्चा सिर्फ हार्ड मास का बना एक लोथड़ा होता है। धीरे धीरे जब एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करता है तभी उसका शुरुआत होता जाता है। वो स्किल सीखेगा, टैलेंट आएगा, हर चीज़ वातावरण में रहकर सीखता ज़रूर है। लेकिन बुद्धि का जो इफेक्ट है, बुद्धि पर हेरिडिटी का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, तो बुद्धि के ऊपर सिद्ध किया गया कि कैसे हेरिडिटी ज़्यादा प्रभावकारी है। तो 4 एक्सपेरिमेंट हुए। उन एक्सपेरिमेंट के आधार पर हम कह सकते हैं कि बुद्धि पर हेरिडिटी का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो एक साथ 2 जुड़वा बच्चे पाले गए, समरूप थे, यानी दोनों बहनें थी या दोनों भाई थे। उनकी बच्चों की बुद्धि में 0.90 सह संबंध पाया गया, यानी 1% भी उनमें संबंध नहीं पाया गया। सेम वातावरण में रह रहे थे। लेकिन अगर ऐसा होता कि दोनों बच्चों की परवरिश सेम तरीके से हो रही है, अगर वातावरण का इफेक्ट पड़ता तो दोनों को सेम एनवायरनमेंट में रखा जा रहा है, तो दोनों की जो बुद्धि है उनमें 100% समानता देखने को मिलती, जबकि यहाँ 0.90 ही सह संबंध पाया गया। फिर क्या हुआ?
उन्हीं सेम जुड़वा बच्चों को अलग अलग एनवायरनमेंट में रखा गया और चेक किया गया कि चलो देखते हैं अलग एनवायरनमेंट में रखकर कि बच्चे के इंटेलिजेंसी पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर जो सह संबंध पाया गया वो 0.72 पाया गया। ठीक है, यहाँ भी नहीं पाया गया सह संबंध। ठीक है, फिर तीसरे में क्या किया, साथ साथ दो भाई पाले गए, उनकी जो इंटेलिजेंस है उनमें सह संबंध 0.60 का पाया गया। और फिर दो अलग अलग जेंडर के पर्सन लिए गए, एक भाई को लिया गया और एक बहन को लिया गया, उसमें 0.50 का सह संबंध पाया गया। इसी तरह फिर अलग अलग पाले गए सहोदर की बुद्धि में 0.25 का सह संबंध पाया गया, यानी उन्हें अलग अलग एनवायरनमेंट में रखकर देखा गया और फिर अलग अलग एनवायरनमेंट में जितनी बुद्धि बच्चे में थी उतनी ही रही, एनवायरनमेंट का ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो ये 4 एक्सपेरिमेंटों से सिद्ध होता है कि बुद्धि पर हेरिडिटी का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, एनवायरनमेंट प्रभावित करता है लेकिन इतना नहीं जितना हेरिडिटी करती है। हमने बुद्धि के वृद्धि के सिद्धांत में भी पढ़ा था कि गाल्टन महोदय कहते हैं कि जैसे बच्चे के पेरेंट्स होंगे वैसी ही उसकी संतानें होगी। अच्छे आईक्यू वाले पेरेंट्स की संतानें अच्छे आईक्यू वाली होगी और डल आईक्यू वाले पेरेंट्स की संतानें डल आईक्यू वाली होगी। और रेयर अपवाद हर जगह होती है, एक्सपेक्शंस हर जगह होती है। ठीक है, रेयर ही कोई बच्चा अगर मंदबुद्धि माता पिता का है तो वो इंटेलिजेंस हो सकता है, इंटेलिजेंस माता पिता की संतानें भी डल बुद्धि हो सकती है, वो एक रेयर केस होते हैं वो वहाँ। तो ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट सिद्ध करते हैं कि बुद्धि पर हेरिडिटी का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जैसे माता पिता होंगे वैसा ही बच्चा होगा। ठीक है, फिर कंक्लूजन क्या है कि बुद्धि हम किसे कहेंगे, क्या कंक्लूजन निकल के आता है, क्या निष्कर्ष के रूप में हम किसे मान सकते हैं कि यस कि इंटेलिजेंसी ये होती है। देखिए, हेरिडिटी व एनवायरनमेंट की कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन का परिणाम है, यानी रिजल्ट है। इंटेलिजेंसी हम किसे मानेंगे, यानी आपस में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन करते हैं और फिर जो उसका परिणाम आता है, उसका जो रिजल्ट आता है वही बुद्धि है। यानी किसी भी चीज़ को हम नकार नहीं सकते कि टोटली ये नहीं कह सकते कि हेरिडिटी से ही इफेक्टेड होगा और टोटली ये नहीं कह सकते कि इन्वायरमेंट से ही इफेक्टेड होगा। दोनों चीज़ों का प्रभाव पड़ता है लेकिन ज़्यादा हेरिडिटी का पड़ता है। अगर मंद बुद्धि कोई बालक है, उसे कितना ही अच्छा हम एनवायरनमेंट दे दे तो वो अपना जो है उसमें जो पोटेंशियल है उसका हाईएस्ट यूज कैसे कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चे का आईक्यू कम है। वो सिर्फ कॉमन जीवन से जुड़ी चीज़ें ही सीख सकता है, बेसिक क्रियाएं ही सीख पाएगा। उसे बड़ी बड़ी बुक्स और प्रैक्टिकल नॉलेज, साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में वो चीज़ें हम नहीं सिखा सकते, चाहे कितना ही बेहतर उसे एनवायरनमेंट मिल जाए। ठीक है, फिर ये हुई बात बुद्धि की, कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस की कुछ बेसिक जानकारी। अब हम पढ़ने वाले हैं हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत, बहुआयामी सिद्धांत, जिसे मल्टी डायमेंशनल प्रिंसिपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत भी बोला जाता है। सीटेट में यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम हार्वर्ड गार्डनर के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं। जो हार्वर्ड गार्डनर थे वो साइंटिस्ट थे। क्या थे? न्यूरो साइंटिस्ट थे, ध्यान रखेंगे। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि कोई एक इंसान था जिसका एक्सीडेंट हो गया था, तो उस एक्सीडेंट में उसने कोई विशेष क्षति हो गई, उसके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ें वो भूल गया। ठीक है, और 10% चीज़ें भूल गया लेकिन 90% चीज़ें आज भी याद थी। तो हार्वर्ड गार्डनर ने अपने मत दिए कि बुद्धि एकाकी न होकर बहुआयामी होती है, यानी बुद्धि को हम एक पक्ष नहीं मान सकते, बुद्धि के अलग अलग पक्ष हो सकते हैं। ठीक है, इस आधार पर इन्होंने बताया क्योंकि बुद्धि एक होती तो वो विशेष क्षति हुई थी उसकी दुर्घटना में, तो वो सारी चीज़ें भूल जाता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि कोई वो जो आदमी है, जो पर्सन है, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट में अगर उससे एक्सीडेंट से पहले उसे स्विमिंग आती थी या गाड़ी चलाना आता था, लेकिन दुर्घटना के बाद वो चीज़ें भूल गया, लेकिन आसपास समाज में वो घर वाले हैं, उसके रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, उन्हें नहीं भूला। क्यों नहीं भूला? क्योंकि बुद्धि हमारी एक नहीं है,
मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है, इसलिए सिर्फ वो कुछ हिस्सा ही वहाँ भूल पाया। तो शुरुआत में जब हार्वर्ड गार्डनर ने अपना प्रिंसिपल प्रस्तुत किया था तो 7 प्रकार की इंटेलिजेंसी मानी थी, लेकिन 1991 में पहला चेंज किया खुद के ही प्रिंसिपल में, तो इन्होंने 8वीं बुद्धि भी जोड़ी जिसे प्रकृतिवादी बुद्धि का नाम दिया। फिर 2000 में इन्होंने 9वीं बुद्धि जोड़ी जिसे अस्तित्ववादी बुद्धि का नाम दिया। तो चलिए वन बाय वन हम डिटेल में पढ़ते हैं हार्वर्ड गार्डनर का बहुआयामी सिद्धांत। तो सबसे पहले क्या है, गार्डनर क्या बताते हैं कि भाषाई बुद्धि होती है कि हर किसी में तो नहीं होती, लेकिन कईयों में है, अलग अलग भाषाई बुद्धि होती है। जिसमें भाषाई बुद्धि होगा वो शब्दों का अच्छे से इस्तेमाल करना जानेगा, शब्दों का हेर फेर, वाक्पटुता होगी, उसमें वाचिक योग्यता होगी, वो बोलने में कहीं नहीं हेजिटेशन महसूस करेगा। जैसे राजनेता लोग होते हैं वो ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जैसे जनता उनसे तुरंत प्रभावित हो जाती है, तो वो उसको लीडर बना लेती है, चुन देती है। क्योंकि उसने स्पीच ही ऐसी दी है और लोगों को प्रभावित कर दिया। ठीक है, राजनेता लोगों में ऐसी भाषाई बुद्धि पाई जाती है। फिर नंबर 2 की बात करें, तार्किक गणितीय बुद्धि। तो जिसमें तार्किक गणितीय बुद्धि होती है वो इंसान या वो बच्चा लॉजिक लगा सकता है, अच्छे बुरे की पहचान कर सकता है, गणितीय समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकता है। ठीक है, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन हुए, उनमें तार्किक गणितीय बुद्धि थी, उन्होंने अपने दिमाग का 0.03% ही इस्तेमाल किया था और दोनों हाथों से लिख पाते थे। ठीक है, तो उनमें अल्बर्ट आइंस्टीन में तार्किक गणितीय बुद्धि थी। फिर तीसरा है स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि यानी प्लेसीय इंटेलिजेंस हम कह सकते हैं, ये टूरिस्ट हो गए उसमें पाई जाती है, या जो ड्राइवर लोग होते हैं उनमें पाई जाती है। वो एक स्थान से गुजरने के बाद उन स्थानों पर अगर दोबारा से फिर से ले जाया जाए तो वो कभी भी रास्ता नहीं बोलते, क्योंकि उनमें स्थानिक बुद्धि का कंसेप्ट ज़्यादा हावी है और वो अगर रात को भी उस रास्ते से जाना पड़े तो इजीली वहाँ से जा सकते हैं। फिर चौथी आती है संगीतीय बुद्धि। ये संगीतीय बुद्धि जिसमें पाई जाती है उसमें सुर ताल लय का अच्छे से ज्ञान होता है, हर चीज़ के बारे में उन्हें जानकारी होती है। जैसे लता मंगेशकर जी थी, लता मंगेशकर हो गई, आशा भोसले हो गई। ठीक है, इनमें क्या थी, संगीतीय बुद्धि ज़्यादा थी, तो इन्होंने अपनी संगीतीय बुद्धि का इस्तेमाल किया और देश और दुनिया में अपना नाम कमाया। ठीक है, ये होती है संगीतीय बुद्धि। फिर आता है नंबर 5 पे व्यक्तिगत अहम बुद्धि। व्यक्तिगत अहम बुद्धि है यानी किसी में किसी भी काम को करने की ज़्यादा स्किल होती है। जैसे मेरी ही बुद्धि है, जैसे साइकोलॉजी मुझे अच्छे से आती है, पढ़नी आती है और साइकोलॉजी पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन मैथ पढ़ना और पढ़ाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यानी मेरी ही इंटेलिजेंसी है और मेरे ही सब्जेक्ट से कंपैरिजन हो रहा है। ये है एक ही पर्सन का अपनी अलग अलग इच्छाओं से कंपैरिजन वहाँ होती है व्यक्तिगत अहम बुद्धि। यानी एक चीज़ करना अच्छा लगता है, साइकोलॉजी पढ़नी अच्छी लगती है, पढ़ानी अच्छी लगती है, लेकिन मैथ पढ़ना नहीं अच्छा लगता, इसीलिए मेरे साथ ही कंपैरिजन हो रहा है। यानी एक बुद्धि है वो मेरे पे हावी ज़्यादा है। फिर है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। यहाँ एक बालक का दूसरे बालक के साथ कंपैरिजन होता है। जैसे हर कोई स्विमर नहीं हो सकता, ठीक है, हर कोई डॉक्टर नहीं हो सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं हो सकता, तो अलग अलग फील्ड के अलग अलग लोग जानकार होते हैं। एक दूसरे के साथ कंपैरिजन किया जाता है, दूसरे की भावनाओं को, प्रेरणाओं को समझा जाता है यहाँ व्यक्तिगत अन्य बुद्धि में। फिर 7वां है शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि जिसमें पाई जाएगी उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है फ्लेक्सिबल मिलेगा। जैसे खिलाड़ी हो गया, फुटबॉल प्लेयर हो गया, टेनिस खिलाड़ी हो गया, जो व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बाबा रामदेव है, बाबा रामदेव अपने शरीर को कैसे भी लचीलेपन से मोड़ सकते हैं, तो वो लोग वैसा तब कर सकते हैं जब उनमें शारीरिक गतिक बुद्धि ज़्यादा पाई जाएगी। ठीक है, फिर नंबर 8 इन्होंने बताया प्रकृतिवादी भी बुद्धि होती है। ये कब चेंज किया इन्होंने? 1998 में चेंज किया और बताया कि 8वीं बुद्धि भी होती है इंसान के अंदर जो प्रकृतिवादी होती है। प्रकृतिवादी बुद्धि जिसमें ज़्यादा होती है वो लोग कौन हो सकते हैं? किसान हो सकता है, जीव वैज्ञानिक हो सकते हैं और वनस्पति वैज्ञानिक हो सकते हैं। तो ये 1998 में खुद के ही प्रिंसिपल में इन्होंने चेंज करके बताया। फिर 2000 में
दूसरा चेंज किया और इन्होंने नौवीं बुद्धि दी। नौवीं बुद्धि को क्या नाम दिया? अस्तित्ववादी बुद्धि। तो ये इस जिसमें बुद्धि हावी होती है, अस्तित्ववादी बुद्धि होती है, तो ये संसार के रहस्यों के बारे में जानने के इच्छुक होते हैं, संसार के बारे में जानने की लालसा रखते हैं कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, हर चीज़ के बारे में जानने की इच्छा होती है। हम समाज में आए हैं, हमारा क्या रोल है, हम समाज को क्या देके जा सकते हैं, यानी ये संसार के बारे में जानने के इंटरेस्टेड होते हैं, जिसमें अस्तित्ववादी बुद्धि पाई जाती है। तो हार्वर्ड गार्डनर के जो सिद्धांत है उसका समर्थन केली और थर्स्टन ने भी किया। ठीक है, केली और थर्स्टन ने समर्थन तो किया, लेकिन इन्हीं के सेम टू सेम सिद्धांत को इन्होंने मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत बताया, जिनकी आगे चलकर इनकी केली और थर्स्टन की आलोचना हुई। इन्होंने माना कि बुद्धि हमारी बहुआयामी हो सकती है, लेकिन मानसिक योग्यताएं जरूरी नहीं है उनके साथ हमारी जुड़े। ठीक है, तो जो पहली तीन है, भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, इनको हम आईक्यू टेस्ट में हम इनकी जांच कर सकते हैं और ये 3 प्रकार की बुद्धि का मापन संभव है। बाकी जो अन्य जो 6 बुद्धियां बताई हार्वर्ड गार्डनर ने, इनका मापन हम सिर्फ परंपरागत तरीके से कर सकते हैं, यानी इनके लिए कोई भी आईक्यू टेस्ट नहीं बने। ठीक है, और पहले 3 का हम आईक्यू टेस्ट से माप सकते हैं कि किसमें भाषाई बुद्धि ज़्यादा पाई जाएगी, किसमें तार्किक लॉजिकल बुद्धि ज़्यादा पाई जाएगी, किसमें स्थानिक बुद्धि ज़्यादा पाई जाएगी। ठीक है, 6 का हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, पहली 3 का मेजरमेंट कर सकते हैं। कई बार सीटेट में घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी चीज़ों का मेजरमेंट कर सकते हैं, बड़ी बड़ी लाइनें दे देंगे। आजकल नहीं का कंसेप्ट भी ज़्यादा पूछने लगे हैं, तो ध्यान रखेंगे जो हार्वर्ड गार्डनर की 3 बुद्धि है, भाषाई, तार्किक गणितीय और स्थानिक बुद्धि, इनका मेजरमेंट संभव है। बाकी का 6 का मेजरमेंट हम आईक्यू के माध्यम से नहीं कर सकते। वैसे कल्पना और अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन इनके टेस्ट नहीं बने हुए और टेस्ट के हिसाब से हम इनकी जांच नहीं कर सकते कि हाँ इस इंसान में इतनी बुद्धि पाई जाएगी। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। ठीक है, स्क्रीनशॉट के बाद आप हैंड रिटन नोट्स भी बनाते रहे। तो ये हमारा हार्वर्ड गार्डनर का बहुआयामी सिद्धांत यहाँ पूरा हो गया है। अब हम जो थर्स्टन है, केली है, वर्नन है, हैब है, थॉर्नडाइक है, स्पीयरमैन है, इनके सिद्धांत भी जो बुद्धि से रिलेटेड है उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम बुद्धि का मेजरमेंट पढ़ेंगे, कहाँ से शुरू हुआ, कौन कौन से परीक्षण बने, कौन कौन से मेजरमेंट तरीके आए, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अगर आपको फिर से रिकैप करना हो तो 2 गुना स्पीड पे करके आप देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं है, 9 ही बातें ध्यान रखनी है। आजकल क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं कि बताओ कि क्या चीज़ नहीं शामिल है, तो ये 9 वर्ड ही ध्यान रखने हैं। इनकी डिटेल कई बार पूछ ली जाती है, लेकिन कई बार ऊपर का ही उठाता है कि बताइए हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत से कौन सी बुद्धि जुड़ी नहीं हुई है। तो 9 के 9 याद रखना। और 2 बातें खासकर ये भी ध्यान रखना कि चेंज किया, पहला चेंज किया 1998 में और दूसरा चेंज किया 2000 में। इससे ज़्यादा डीप गहराई में सीटेट नहीं पूछेगा, क्योंकि जो सिद्धांत है ये हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत ये बहुआयामी सिद्धांत से ही रिलेटेड है, मल्टी डायमेंशनल से सिद्धांत से रिलेटेड है। तो ये था हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहाँ डेली सुबह 8 बजे डेली CDP की कक्षाएं चल रही है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।